जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने घटना चक्र में भौतिक विज्ञान से संबंधित 2 चैप्टरों को कवर किया था। उस वीडियो में मैंने भौतिक विज्ञान के 2 चैप्टरों से संबंधित विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने कवर किया है। आज हम लोग अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और फिर से हम लोग 2 चैप्टर भौतिक विज्ञान का कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों यांत्रिकी। यांत्रिकी से संबंधित जितने भी प्रश्न विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्वता का नियम जाना जाता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। अब देख लेते हैं इससे कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता हो। तो यह है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो दोस्तों, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कैसे? तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने पर। और ये सवाल IAS प्री में पूछा गया था 1996 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग होगी। तो क्या हो जाएगी दोस्तों? तराजू की जो रीडिंग होगी अगर वो गहरी सांस लेगा तो बढ़ जाएगी। व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होती है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा लेकिन उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है दोस्तों मास बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट है दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है वॉशिंग मशीन। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अर्थात केंद्र से बाहर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। तो प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो प्रक्षालन मशीन भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? ये BPSC 45वीं BPSC में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो आयतन जो है वह सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, वेग और बल जो है दोस्तों वह सदिश राशि है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि सदिश राशियाँ, जबकि आयतन अदिश राशियाँ हैं। तो ये अदिश राशि हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है दोस्तों? तो संवेग एक सदिश राशि है, जबकि दाब, ऊर्जा और कार्य ये कौन सी राशि है दोस्तों? तो ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है दोस्तों? तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है दोस्तों वह सदिश राशि है, जबकि समय, चाल और दूरी वो अदिश राशि है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान मिलता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और जब
संवेग में डिवाइड देते हैं वेग से तो हमको क्या मिलता है दोस्तों, तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन हमारा बल गुणनफल है। तो बल क्या होता है दोस्तों फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण जो होता है दोस्तों वह बल का गुणनफल है। यानी बल किससे मिलकर बना हुआ है, तो द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारों की लंबाई की माप की इकाई होगी। तो इसकी माप की इकाई कितनी होगी दोस्तों, तो 6 होगी। आयतन घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा का क्यू होता है और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L², यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तब प्रश्नानुसार दोनों आपस में समान है, इसलिए L इक्वल टू भुजा कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है दोस्तों, तो ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का आशय है दोस्तों। नेक्स्ट है हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, तो केवल गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में। बहती हुई हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है दोस्तों, तो ये जो है गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है दोस्तों। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, किस कारण। तो यह स्थिरता का जड़त्व है दोस्तों, जिसके कारण बैठा हुआ जो यात्री है दोस्तों उसका सिर पीछे की ओर झुक जाता है जब ट्रेन अचानक चलना प्रारंभ कर देती है। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो है गाड़ी के संपर्क में है। यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर एक कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण इसका दिया गया दोस्तों कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों, तो इसमें बी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, यानी आर जो है दोस्तों कारण इसका सही उल्लेख नहीं कर रहा है। अब देख लेते हैं इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण का सिद्धांत का उल्लेख है, जो कि पूर्णतः सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों चलना कठिन है दोस्तों। इसका आंसर है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है दोस्तों। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, और तीसरा है दोस्तों अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ये आपने अपने दैनिक जीवन में इसको अनुभव भी किया होगा, और ये यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। अब देखते हैं इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत बल
अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। और यह IAS प्री 1994 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इसमें बनाया गया कैसे कि माना व्यक्ति का द्रव्यमान m है तथा नाव का द्रव्यमान n है, तो नाव प्लस व्यक्ति का कूदने में पूर्ण संवेग, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग नाव प्लस व्यक्ति का कूदने में के पूर्व संवेग क्या होगा, 0 होगा। और व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो m × 5 माइनस n × 0.5 इक्वल टू 0। तब जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो n/m कितना हो जाएगा, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रक, एक कार और एक मोटर साइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो वो जो तीनों हैं वो x, y और z तीनों समान हो जाएंगे दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि किन्हीं वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगे। यानी x, y और z के द्वारा जो दूरियां तय की जाएगी दोस्तों, यानी एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो दूरियां तय की जाएगी, अगर वो समान गति से चल रहे हैं और उन पर अवरोधक बल भी समान लगाया गया तो उन तीनों के द्वारा जो दूरियां तय की जाएगी वो आपस में बराबर होगी दोस्तों। और इस टाइप का ही क्वेश्चन BPSC में पूछता है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो दोनों में रूट लगा देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mva² है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों इसमें जो है यह R से कम हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यह R से कम हो जाएगा। किसी वस्तु में गतिक घर्षण यानी डायनेमिक फ्रिक्शन अवलंब प्रक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, परवलयीय वक्र का आकार लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिर पर अधिक गहराई होगी दोस्तों। और ये IAS प्री 2003 में पूछा गया सवाल था। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, पहला ऑप्शन है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3, यानी बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। ये IAS प्री 2003 में पूछा गया है दोस्तों। और इस कैसे बनाया है दोस्तों, तो tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² डिवाइड बाई RG। थीटा क्या है, अविलंब से झुका हुआ है, R क्या है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और v क्या है गाड़ी का वेग है दोस्तों। यदि कोई गाड़ी वांछित बल के सापेक्ष तेज चल रही हो तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु जब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्री बल प्रदान कर देता है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहियों पर उलट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ये। नेक्स्ट है दोस्तों, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई t। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों गुरुत्व के अधीन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन
विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह बताया था दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। आगामी जो पीएससी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए एकदम ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होगी। तो वो कौन थे दोस्तों? ब्रह्मगुप्त हैं। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों सब कोई जानता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न होने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। यानी F = G m1 × n2 / r², जहाँ F क्या है दोस्तों? बल है। m1 जो है पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 है जो दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है और G जो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं खड़े रह सकते? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है दोस्तों, इस कारण वे सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियाँ कमजोर हो जाती हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या डी है दोस्तों अधिक गति से गतिमान होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा दोस्तों। तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, उसका गुरुत्वाकर्षण के निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इस कारण वह गिरती नहीं है दोस्तों पिसा की मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे देखते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो गुरुत्व केंद्र वह केंद्र है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पिसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब मीनार गिर जाएगा। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता, तो वह क्या होता है दोस्तों? तो वह जितना है उसका चौथा भाग होता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन से, जिसको आपको ध्यान में रखना है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता, तो वह अब जितना है उसका चौथा भाग होता दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को आप हाईलाइट करके चले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है
ये सब जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसे हुआ है, तो ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिवर्तित रहेगा। आदर्श परिस्थिति क्या है दोस्तों? वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगाए जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? तो उसका भार जो रहेगा दोस्तों वो अपरिवर्तित रहेगा। लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर झुकेगा? तो दोस्तों यह सभी एक साथ पहुंचेंगे। और इस बार जो 67 बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, घटना चक्र से ही उठाकर उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस बुक को आपको अच्छे से ख़त्म कर लेना बीपीएससी से पहले। तो आदर्श परिस्थितियों में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप बीपीएससी की, वो पूछेगा कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा दोस्तों? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों गिरेगी दोस्तों? तो हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, बी पहले पहुंचेगी भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों, अभी मैंने बताया कि दोनों एक साथ पहुंचेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसमें कथन जो है, कथन पहला सही है, परंतु कारण गलत है दोस्तों। क्यों है? तो अब इसका रीजन देखते हैं दोस्तों। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग होता है। ये सवाल भी पूछा गया है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होता है। इस प्रकार कथन सही है, जबकि कारण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का जो भार होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो किसी पिंड का भार जो होता है दोस्तों ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि विषुवत रेखा पर क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर अधिक होने के कारण पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का भार होता है। तो मानव शरीर का भार क्या होता है दोस्तों? ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो एक पिंड का अधिकतम भार किस में होगा दोस्तों? हाइड्रोजन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आगामी बीपीएससी के लिए ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ये आपको ध्यान रखना है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होगा? तो हाइड्रोजन में होगा। तो किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय बल और पिंड पर लगने वाले उत्क्षेप बल के कारण। उत्क्षेप बल दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन डी का विवरण किस में सही है? तो ये कौन सा चार्ट सही है दोस्तों? तो इसमें आप देखकर बता सकते हैं इसमें कौन सा सही है। तो इसमें फर्स्ट जो नंबर है दोस्तों वो सही ग्राफ है इसमें, कि विरामावस्था से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रतापूर्व गिरते हुए पिंड के लिए एस बराबर कितना हो जाएगा? यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाफ GT² समीकरण उपयुक्त है, जो पैराबोला का समीकरण है, अतः विकल्प ए रेखा चित्र का सही प्रदर्शन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कि एक चिकना
आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दिए गए चित्र में आकृति में दिखाया गया। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अध स्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो उसका लगा हुआ समय क्या होगा दोस्तों? तो 1/sin थीटा √2h/g। तो ये आपको ध्यान रखना है, IAS प्री 1997 में पूछा गया। और ये कैसे बना है? तो यहाँ पर ये इसको बनाकर दिखाया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको कि कौन से फार्मूला का यूज किया गया है। S = UT + ½ GT² और L = कितना हो जाएगा? 1/2 G sin थीटा T²। तो इसी को पूरा कैलकुलेट करके यह बनाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं त्वरण बराबर यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या होता है? तो V = U + AT होता है। तो प्रारंभिक वेग तो इसका 0 है, तो 0 हो गया। A हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड और समय है 3, तो केवल 9.8 को 3 से गुना कर देना था। इसका आंसर आ जाता है 29.4 मीटर पर सेकेंड, यानी C इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर G का मान क्या हो जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों BPSC के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। ये बनाकर दिखाया गया है कि ये कैसे होगा, तो आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। तो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा दोस्तों? तो ग्रेटर देन होगा मतलब ग्रेटर देन होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G कितना है दोस्तों? 1/6 है। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान भी 100 ग्राम होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं करता है। वेट होता है चेंज, लेकिन द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। भारहीनता होती है। तो भारहीनता कब होगी दोस्तों? जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होगी। जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होगी तो आपको भारहीनता महसूस होगा। निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है? तो रेडियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेंसिलिन, मैडम क्यूरी, एक्सरे, एडवर्ड जेनर, चेचक जो है WK रोंटगेन। तो कौन कौन सा सही है दोस्तों? तो रेडियम का खोज किया मैडम क्यूरी ने, पेंसिलिन का खोज किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे का खोज किया WK रोंटगेन ने, और चेचक का खोज किया है दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। तो पहला का हो जाएगा 2, ठीक है, पहला का 2 हो जाएगा, पेंसिलिन का हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, B का हो जाएगा फर्स्ट। तो इसका आंसर A हो जाएगा 2A यानी 2 1 4 3। अब देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है इस क्वेश्चन के में। तो रेडियम तत्व की खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में की। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में की। एक्सरे की खोज 1895 ईस्वी में विल्हेम के रोंटगेन ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं अनुभव करते दोस्तों? तो क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या होती है? शून्य। इसलिए हम इस गति को अनुभव नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और ये UPPCS मेंस में पूछा गया है 2013 में। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है, इसलिए हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो दोस्तों वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये परफेक्ट है दोस्तों, क्योंकि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण होता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए वह नीचे नहीं गिरता है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है पृथ्वी का आकर्षण, इसलिए वो नीचे नहीं गिरता है दोस्तों।
तो पृथ्वी, अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें दोस्तों। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला बल है केंद्रीय बल और दूसरा है प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण उपग्रह अपने गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है, किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा अर्थात भू स्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर, ये भी पूछा गया कि भू स्थिर कक्षा क्या मतलब में जो सैटेलाइट लगाए तो कितने किलोमीटर पर लगाया जाता है, तो 36,000 किलोमीटर। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित उपग्रह जो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं, परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होती जाती हैं और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो यह पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है दोस्तों। और ये यूपीपीएससी से 2006 में पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट है दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसको सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है दोस्तों। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर एवं रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो दोस्तों वह केंद्राभिमुखी बल के कारण ऐसा कर पाता है। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इस कारण जो है वह किस कारण करता है दोस्तों? तो केंद्राभिमुखी यानी अभिकेंद्री बल के कारण वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है कोई भी उपग्रह। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है, पहला ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकत्व, सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है, चौथा ऑप्शन है दोस्तों प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है दोस्तों। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे तीक्ष्ण बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो दोस्तों जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उसको अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा दोस्तों। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों देख लेते हैं इसमें। और जब ऐसा सवाल उल्टा भी पूछ सकता है दोस्तों कि कब भारहीनता महसूस होगा? तो जब लिफ्ट नीचे जाएगा लिफ्ट दोस्तों तो उससे अपना भार कम महसूस होगा, जब ऊपर जाएगा तो उससे अपना भार ज़्यादा महसूस होगा दोस्तों, और जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिफ्ट में बैठा जो व्यक्ति है उसे अपना भार कम महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड क्या होता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो लोलक का जो टाइम पीरियड है किस पे निर्भर करता है दोस्तों? तो उसके लंबाई पर निर्भर करता है। और यह 47 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो टाइम इक्वल टू होता है 2π√L/g, जहाँ L जो है लोलक की लंबाई है और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट दोस्तों, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों सुस्त हो जाती है दोस्तों? तो क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसी कारण टाइम पीरियड बढ़ जाता है और घड़ियाँ क्या हो जाती है दोस्तों? सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा? तो दोस्तों कम हो जाएगा।
लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी। जब प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी दोस्तों तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने से क्या मतलब है कि उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम हो जाएगा यानी वो झूला को मतलब झूला जो है बहुत तेज़ी से दोलन करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें कौन कौन से कथन सही है? तो 1 2 सही है, 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, या चौथा ऑप्शन है 2 3 4 सही। तो इसमें जो है दोस्तों 1 2 और 4 सही हैं। सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के अंतिम बिंदु यानी चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यायन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग शून्य होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे आपको ध्यान में रखना है। आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि जब पिंड गति के अंतिम बिंदु पर पहुंचता है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। तो उसका त्वरण अधिकतम होता है दोस्तों, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यायन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग भी शून्य हो जाता है दोस्तों। साथ ही हर आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। इस प्रकार कथन 1 2 और 4 सही है, जबकि 3 जो है दोस्तों वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब दोस्तों? कब तीव्र गति से चली? तो शीतकाल में। शीतकाल में क्या हो जाएगा? शीतकाल में क्या हो जाता है दोस्तों? पेंडुलम घड़ी की जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है। तो जब लंबाई कम हो जाएगी तो पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी उसकी गति क्या हो जाएगा? आवर्तकाल घट जाएगा यानी उसकी गति क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी का पलायन वेग है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और पलायन वेग क्या होता है दोस्तों? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। और पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर गिर जाएगी। नेक्स्ट है, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, क्योंकि इसका जो मान है पलायन वेग से कम है। पलायन वेग का मान कितना होता है दोस्तों? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और इससे कम है इसका वेग, इससे क्या हो जाएगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।